कैसे हैं आप लोग? पिछली बार जो हमने वेक्टर का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अगला सेशन लेंगे और इसको हम वेक्टर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसको नाम देंगे वेक्टर पार्ट 2। तो आज जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसमें मेनली हम लोग फोकस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, जिसमें मैंने पार्ट 1 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर का छोड़ दिया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 वेक्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और होता क्या है एक। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे किसी एक वेक्टर पे किसी दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो बारी बारी से हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करूंगा अगर थोड़ा बहुत समय मिला या टाइम रह गया हमारी क्लास में तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो NCERT है, जो टेक्स्ट बुक है, उसके एक आध क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लूँ। बट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइम। पहले मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, थियोरेटिकल पार्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो हम आपकी किताब के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 वेक्टर्स। पिछले पार्ट में, पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर्स के अंदर। एक तो होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? डॉट। और वेक्टर को बोलते हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस तो थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है, डॉट और क्रॉस। आइए एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा डॉट प्रोडक्ट की। मान लीजिए एक वेक्टर है A, ठीक, इसके ऊपर एक दूसरा वेक्टर है B और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जब A और B के बीच का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? A डॉट B इक्वल टू मॉड A मॉड B कॉस थीटा। A और B के बीच का डॉट कैसे होगा वो मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन मॉड A क्या होता है और मॉड B कैसे निकलता है ये आपको मैंने पिछली बार बताया था। मॉड A क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ A। और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? याद है आपको? A अगर वेक्टर है xi, yj और zk, तो A का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा? I के साथ कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ के और इनका रूट निकालते हैं। सो दैट इज मैग्नीट्यूड। सो दैट इज हाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये मैंने सब कुछ डिस्कस किया है वेक्टर्स पार्ट 1 में। आज मेरा मेन फोकस रहेगा कि एंगल को कैसे कोरिलेट करना है और एप्लीकेशंस ऑफ एंगल, दूसरा डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। और मैंने कल IJK के बारे में बताया था, कल मीन्स पिछले सेगमेंट में IJK के बारे में बताया था। आज मैं IJK के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। सपोज ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। और ये मैंने कल बताया था कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक वर्ड था जो हमने यूज़ किया था। दैट मीन्स x और y परपेंडिकुलर हैं, y और z परपेंडिकुलर हैं, और मैंने क्या बोला था? x और z भी परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है z वाली वो ऐसे है, कल बताया था मैंने। तो
एक्स की तरफ जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, उसको हम क्या बोल रहे थे कल, आई कैप। ऐसे ही अगर कोई वेक्टर वाई की तरफ था जो रिप्रेजेंट करता है वाई की डायरेक्शन को, तो उसे क्या बोलते हैं, जे। और ये भी क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और उसी तरह से इसकी तरफ जो होता है वो के। तो आई क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसीलिए तो यूनिट वेक्टर है। जे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि जे भी एक यूनिट वेक्टर है। और अगर हम के का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड है इनका 1, और ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर हैं इसलिए इनके ऊपर कैप है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये भी लिख सकता हूँ एक चीज़। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताइए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 90। इट मीन्स एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 90। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 है तो आई और जे के बीच में भी एंगल कितने होगा, 90 ही होगा, क्योंकि आई एक्स की डायरेक्शन में है और जे, आई इसकी डायरेक्शन में है और जे इसकी डायरेक्शन में, तो नेचुरली आई और जे के बीच में भी एंगल 90 होगा। ठीक है, तो ऐसी वाली फोटो बनाते हैं आई और जे के बीच में। तो ये रहा आई और ये रहा इस दिशा में, इस डायरेक्शन में रहा जे, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ आई और जे के लिए। तो क्या होगा, आई डॉट जे इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई, जैसा मॉड ऑफ ए है ऐसी मॉड ऑफ जे जैसा मॉड ऑफ बी है, इनटू कॉस थीटा। थीटा बोले तो थीटा तो वही होता है ना जो इन दोनों के बीच में एंगल है। तो यहाँ पे कितना एंगल, 90 है। तो मैं क्या लिखूँगा, आई डॉट जे बराबर 1 इंटू 1। 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो इसके लिए भी 1। और कॉस 90 कितना होता है, आप सब लोग जानते हैं, कॉस 90 होता है 0, यानी कि आई डॉट जे इक्वल टू, याद रखना। ठीक है, अगर मैं आई और के के बीच में निकालूंगा तो आई और के भी क्या है आपस में, आई डॉट के अगर मैं निकालूंगा तो मॉड आई मोड के कॉस 90, क्योंकि आई और के यानी कि आई और के आपस में क्या है, ये भी तो 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे भी कॉस 90 होगा। तो आई डॉट के इक्वल टू 1 इंटू 1, आई 1 है वो, ये भी 1 है, और कॉस 90 कितना होता है, 0। सो आई डॉट के इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, जे डॉट के। मैं इनको भी देखता हूँ, तो y और z यानी y और z ये भी तो आपस में 90 हुआ ना, तो कैसा होगा, जे डॉट के ये भी 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, सिर्फ एक बार और पहली बार मैं बता रहा हूँ, और इसको इस बार यहाँ बताने के बाद एंटायर थ्रू आउट द एंटायर चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि आई डॉट जे 0 क्यों होता है, आई डॉट के 0 क्यों होता है, और जे डॉट के 0 क्यों होता है, कोई भी डिस्कस नहीं करने वाला, हम डायरेक्टली 0 रख देंगे। तो ये तो रहा एक, मैंने छोटी सी चीज़ बता दी आप लोगों को। अब जो है एक काम करते हैं कि हम लोग आई की मल्टीप्लिकेशन यानी कि आई का डॉट आई से ही करते हैं। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मॉड ऑफ आई इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या होगा, आई मतलब आई तो ये रहा और एक और आई, तो दूसरा आई भी तो इसी की डायरेक्शन में होगा ना, सेम। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 0। भाई कोई वेक्टर अपने साथ यानी अपने ही साथ, कोई वेक्टर कैसा होता है, पैरेलल होता है, उसी लाइन पे होता है, जिधर आई जा रहा है उधर तो आई जा रहा है। मैं इधर जा रहा हूँ
फिर आप पूछोगे कि अच्छा आप किधर जाओगे, तो मैं भी तो इधर ही जाऊँगा ना, मैं 10 बार बोलोगे तो हर बार तो मैं ही होगा ना, तो एक ही लाइन होगी, सेम लाइन होगी। तो सेम आई 2 बार अगर होगा तो भी कितना होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि एंगल कितना होगा, 0। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और मॉड आई कितना होता है 1, मॉड आई फिर से 1, तो आई डॉट आई बराबर 1। यानी कि अगर किसी वेक्टर का उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो 1 आएगा, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो। उसी तरीके से जे डॉट जे कितना आएगा नेचुरली, और के डॉट के कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसको और इन तीनों को देखने से हमें पता चलता है कि अगर ये आई आई जे जे के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट हो रहा है, तो उनका 1 आएगा आंसर। लेकिन अगर अपने अलावा किसी और के साथ हो रहे हैं, जैसे जे के साथ हो रहा है, या आई अगर के साथ हो रहा है तो 0 होगा। जे और के हो रहा है आपस में होंगे तो 1, और किसी और के साथ होंगे तो 0। ये याद रखिएगा। इसी का इस्तेमाल, इसी का यूज़ हम 2 अलग अलग वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैं इधर लिख दे रहा हूँ दोबारा, आई डॉट जे 0 होगा, आई को के साथ करेंगे तो भी 0 होगा, और जे को के साथ करेंगे तो 0 होगा, और आई आई 1, जे जे 1, के भी 1 होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी लर्न। अब मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये मैं अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल रैंडमली। एक वेक्टर बी है, तो ये हो गया 5i माइनस 2j माइनस 1k अगर लिखा है तो माइनस का k भी होगा। अब इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो क्या होगा, ए डॉट बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी तो एक ही जगह हम लोग, पहले मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपना डॉट प्रोडक्ट सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ए डॉट बी क्या होगा, एक ही जगह 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 5i 2j माइनस k। तो करिए, हमने क्या सीखा है कि सबकी इस ब्रैकेट में जितने भी हैं एलिमेंट्स, उन सब की इसमें भी होगी, तो 2i की 5i में होगी, तो कितना होगा। आज पहली बार मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके करूँगा। इसके बाद अगर कोई भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, इसलिए इसको देख लीजिए। तो 2 × 5 10 i डॉट आई, 2 × 2 4 i डॉट j, 2 × 1 माइनस 2 i डॉट k, ऐसी 3 × 5 15 j डॉट i, 3 × 2 6 j डॉट j, 3 × माइनस 1 माइनस 3 j डॉट k, ऐसी 20 k डॉट i, 4 दूनी 8 k डॉट j माइनस 4 k डॉट k। ठीक है, अब आई सेम टू सेम 1, तो 10 × 1 10 माइनस आई और j, यानी कि आई का किसी और के साथ 0 हो जाएगा, तो 4 × 0 0। ऐसी आई का किसी और के साथ ये भी 0 हो जाएगा, 2 × 0 0। ऐसी ही 15 j का, दिस इज व्हाट, तीन पंजे, ये है j और ये है i। j और i का आपस में क्या होगा, अलग अलग है 0। ऐसी ये j और j है तो j और j 1, ऐसी j और k 0, ऐसी k और i 0, ऐसी ये भी अलग है तो क्या होगा 0। ये सेम टू सेम है तो 4 × 1 4, जो भी अलग अलग था उसको 0 कर दिया, तो सेम टू सेम उसको 1 हो गया, तो वही रहेगा। तो क्या होगा 10 माइनस 6 माइनस 4।
अब ये करने से अच्छा है, ये मैंने इसलिए बताया एक्सप्लेन करके कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। अब हम जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर से आ जाइए, हम पहले को पहले के साथ यानी i को i के साथ करेंगे, तो 2 × 5 10, ये i नहीं लिखते, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, j और j को साथ 3 × 2 6, ऐसी 4 × 1 4, डायरेक्ट करते हैं। अब हम सिर्फ इतना करेंगे, सिर्फ i को i से, j को j से, k को k से करेंगे, बाकी ये सारी की सारी जो कहानी है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया कि आखिर हम बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो जीरो हो जाते हैं। सो दिस वाज वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज टेलिंग यू कि आइंदा हम जब भी करेंगे कोई काम, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हम i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ करके और इसको हम जीरो लिख देते हैं। सो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब मुझे ये बताइए, ये बाई कोइंसिडेंस है कि हमारा आंसर जीरो है? कुछ भी आ सकता है, इट कैन बी 2, इट कैन बी -2, इट कैन बी -4, -19, 100, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी आंसर आएगा उस पर ज़रा गौर करिए। ये जो आंसर आया है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें i j k तो है नहीं। अगर i j k होता तो ये वेक्टर होता, बट इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, स्केलर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग वेक्टर्स, ये वेक्टर है क्योंकि इसमें i j k है, तो दो अलग अलग वेक्टर्स को अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारा जो आंसर आता है उसमें से i j k गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर से स्केलर बन जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। आइंदा अगर तुमसे कोई कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट निकालिए तो क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब ये कॉस थीटा और ये थीटा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ये भी मैं मिटा देता हूं। अब आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है a, ऐसे ही मैंने रैंडमली मान लिया x1 i, y1 j और z1 k, और एक दूसरा वेक्टर b है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। दिस वेक्टर इज b, और b क्या है, x2 i, y2 j और z2 k। इधर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि a और b आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स एंगल बिटवीन a एंड b इज 90 डिग्री। क्या होगा, यहाँ पर आइए a डॉट b, तो a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x1 i, y1 j और z1 k। डॉट b की जगह क्या लिखेंगे, x2 i, y2 j और z2 k बराबर मॉड a। तो मैंने बताया था इसका मॉड कितना होगा, कैसे निकालते हैं मॉड, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर का रूट। मॉड b इसका कितना होगा, ऐसी होगा ना, क्यों ऐसी होगा ना, इसका तीनों का स्क्वायर कर देंगे। तो फटाफट लिख दीजिए x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह कितना होगा, 90 डिग्री। अब डॉट प्रोडक्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले कैसे करेंगे, i i j j k k किसे, तो x1 की गुणा किसमें करेंगे, x2 में, तो क्या होगा x1 x2, i i गायब हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा ना, फिर y1 की y2 में करेंगे तो y1 y2 प्लस z1 z2,
ऐसे होगा ना, ये आप लोगों को समझ में आया था ना पिछली बार, x1 इंटू x2 दैट विल बी x1 x2 i डॉट आई दैट विल बी 1, और बाकी की i की किसी के साथ करेंगे तो 0 आता है, तो इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा, डायरेक्ट x1 x2 y1 y2, क्योंकि y1 y2 तो होगा और j डॉट j कितना होता है 1, इसी तरह से ये हो गया। और यहाँ पे ये वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू रहेगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि cos 90 कितना होता है 0, तो 0 में जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो कितना होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कंडीशन है, दिस इज अ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन फॉर दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन होती है। एग्जांपल पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इफ़ a बराबर 2i 5j माइनस प्लस लैम्डा के एंड b इक्वल टू -3i प्लस 6j माइनस के, if a equal to this, b is equal to this, if a perpendicular b then find lambda। अगर a और b आपस में परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो मैंने क्या बोला था, यानी हमने क्या बताया था अभी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है x1 यानी कि पहले वाले के i के साथ, तो पहले वाले के i के साथ क्या है 2, x2 कौन है i के साथ दूसरे वाले का यानी कि -3 प्लस y1 y2 यानी कि y1 कौन है इसका j और इसका j, इसका j कौन है 5, इसके j के साथ क्या है 6 प्लस z1 z2 इसका z कौन है z1 k के साथ, इसका k के साथ, तो दोनों के k के साथ क्या है इसका लैम्डा है और इसका -1 है बराबर 0। तो कितना होगा -6 प्लस 30 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू 24 माइनस 24, तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा 24। सो दिस इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि अगर a और b दो वेक्टर हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो इस केस में, इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। डॉट प्रोडक्ट मतलब a डॉट बी, सीधा सीधा जब हमने a डॉट बी किया था तभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आया था ना, तो ये आंसर 0 आ गया। उसी तरह से एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन व्हाट इज द वैल्यू। तो उसके लिए एक डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको। ए क्या माना था x1 i, y1 j और z1 k, ए माना था। बी वेक्टर मैंने क्या माना था x2 i, y2 j और z2 k, ये मैंने बी वेक्टर माना था। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ a परपेंडिकुलर b देन क्या हो गया था x1 x2 y1 y2 और z1 z2 बराबर 0। और इसका दूसरा केस होगा इफ़, ये मैं डायरेक्ट कह दे रहा हूँ आपको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है, बट ये भी ध्यान चाहिए हमको। इफ़ ए पैरेलल टू बी, अगर परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे परपेंडिकुलर है ऐसा, ये ए हो गया और ये हो गया बी, और ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। पैरेलल का मतलब हो गया ये ए है और दूसरा ये बी है, दोनों पैरेलल हैं। तो इस केस में क्या होगा x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2 बराबर, ये दोनों तीनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो अगर a इज इक्वल टू मान लीजिए 2i प्लस 3j माइनस 5k और b इज इक्वल टू कितना होगा 4i प्लस 6j माइनस लैम्डा k, और लिखा हो कि इफ़ a पैरेलल b देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या होगा x1 अपॉन x2, तो इसका x1 क्या है 2, x2 कितना है 4, y1 3 y2 6 इक्वल टू -5 अपॉन माइनस लैम्डा, तो
तो ये कहेगा 1/2, ये भी 1/2 ही आएगा, तो 1/2 इक्वल टू 5/λ, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 10। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। मैंने बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और उसके ऊपर एप्लीकेशन, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो क्या होगा और पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो क्या होगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, बट डॉट प्रोडक्ट से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ थोड़ा, और छोटी मोटी 2-3 चीज़ें होती हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे चलेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स तो होते हैं वेक्टर में, बट बहुत सारे टॉपिक होते हैं और हमको वो सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर हम परफेक्शन के साथ 3D पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, और एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन करने लायक आते हैं, बट वी शुड हैव परफेक्शन। और इतना कम समय नहीं होता, एटलीस्ट 3 लेक्चर्स तो लगते ही हैं वेक्टर ख़त्म करने में, वो भी तब जब मैं अगर आपकी बुक का एक एक क्वेश्चन ना करूँ तो आइए एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट की क्या एप्लीकेशन देखी आपने, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो और परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है, और उन कंडीशंस के ऊपर कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सपोज ये एक लाइन है L, और इसके ऊपर एक वेक्टर है A, एंगल थीटा के साथ उठा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अभी थोड़ा सा और देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये है A, ये B और ये C। तो ये AB कितना होगा, AB, ये AB कितना होगा, कितना होगा बताइए, A cos थीटा, यही तो होगा। AB जो होगा कितना होगा, A cos थीटा होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन A बराबर cos थीटा। तो AB जो होगा वो कितना होगा, A cos थीटा होगा ना। ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बात, बहुत छोटी सी बात। अब इसी को टेक्निकल में, टेक्निकल वर्ड्स को मिला के, बहुत घुमा फिरा के, बहुत ही टिपिकल बना के कैसा बोलते हैं वेक्टर में, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग, यानी कि अलॉन्ग नहीं, ऑन लाइन L इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो, A cos थीटा। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि सिंपली इसके बेस को बताना चाहते हैं, इसके बेस की वैल्यू लेना चाहते हैं और बोल रहे हैं प्रोजेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्शन। अब आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए। मान लीजिए ये B है, सपोज ये B है, तो क्या होगा, अगर ये B है, AB इक्वल टू B है, तो क्या होगा, यहाँ पे B होगा ना, B बराबर A cos थीटा, मैंने इसकी जगह B लिख दिया, तो B बराबर A cos थीटा। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन लाइन L, इस लाइन को भी मैं B ही लिख देता हूँ, क्योंकि B की डायरेक्शन और L की डायरेक्शन सेम है, तो इसको B लिख देता हूँ। अब हमने छोटी सी भाषा जो लिखी है उसके हिसाब से ये हमारा आंसर आया, तो B बराबर A cos थीटा आया, क्योंकि मैंने B मान रखा है इसको। अब ठीक है, तो B बराबर A cos थीटा, और cos थीटा क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा,
ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये पढ़ा। तो कॉस थीटा कितना होगा बच्चों? कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड, नहीं होगा क्या? ये ए डॉट बी नीचे आएगा ना, तो अगर कॉस थीटा निकालना है तो क्या होगा? ए बी के नीचे आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास b इज इक्वल टू क्या आया था? a कॉस थीटा आया था, तो a की जगह तो मैंने a लिखा है, अब कॉस थीटा की जगह क्या लिखूँगा? a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। a को a के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? मॉड a का स्क्वायर, ठीक है, डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। एक मॉड a से एक मॉड a कट जाएगा तो क्या आएगा? अब ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल होगा तो मॉड नहीं लगेगा, तो a डॉट बी अपॉन मॉड b, ये क्या है? b बराबर, और इस b को क्या बोल रहे थे हम लोग? प्रोजेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर यही वाली लाइन यहाँ पे लिखता हूँ, आपकी बुक की लैंग्वेज में लिखता हूँ मैं, क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन वेक्टर, लाइन की जगह मैं ऑन वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, वेक्टर b इज इक्वल टू a cos थीटा, और a cos थीटा की जगह क्या है? b, और b की जगह क्या है? ये a डॉट बी अपॉन मॉड b। बुक में ये लिखा हुआ है कि किसी a वेक्टर का b के ऊपर अगर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, कर देना, सिंपल सा फॉर्मूला, इसी की जगह ये आया है। अब एक बात बताओ कि b अपन मॉड b क्या होता है? कल का कुछ याद आ रहा है आपको? b अपन b क्या होता है? यूनिट वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? उसको मोड से डिवाइड करते हैं ना, तो अगर b को b के मोड से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये यूनिट वेक्टर है b। सो इफ वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। तो a डॉट यूनिट वेक्टर भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? आपकी बुक में भी है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इफ़ a बराबर 2i 3j 5k एंड b बराबर 3i माइनस j प्लस 9k, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ओवर b। तो a और b, अगर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होता है? क्या होता है? a डॉट बी अपॉन मॉड b। आपको a डॉट बी आता है, a और b का डॉट करना आता है, 2 3 जा 6, 3 1 जा -3, 5 9 जा 45 अपॉन मॉड b का मॉड कितना होगा भाई? 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर का रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ एन बी। अगर यही सवाल उल्टा बोले कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, उल्टा, तो हम यहाँ पे भी उल्टा कर देंगे, ए की जगह बी लिख देंगे और बी की जगह ए लिख देंगे, यहाँ बी की जगह भी यहाँ ए लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। छोटा सवाल आता है तो हम तैयार रहेंगे। एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है डॉट प्रोडक्ट का, 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए हैं उसका, 2 वेक्टर्स पैरेलल दिए हैं उसका, और मैंने एक चीज़ बताया कि किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन दिया है तो क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं देख लेता हूँ कि इसके बाद क्या ज़रूरी है ताकि आप लोग अपनी एक्सरसाइज कर पाएँ। मुझे लगता है कि मुझे अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देना चाहिए। दूसरा वाला क्या था? वेक्टर क्रॉस
प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते थे। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, ए। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2i 3j और 5k है, और b इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 7k। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो a क्रॉस b अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k लिख दिया मैंने। अब a पहले है तो a के साथ कौन होगा, 2 3 5, और b बाद में, b का कौन है, 1 -1 7। तो आप लोगों को तो ये मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा है कि इसको किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। तो क्या होगा, i कितना होगा, इसे ढक देंगे ना, तो ये आप लोगों को आता है ना एक्सपेंड करना, ऐसा ऐसा, (26i) माइनस होगा ना 9 5 14, 9j और -5k। अब हम ये देख रहे हैं कि a क्रॉस b किया तो भी जो आंसर आया वो वेक्टर में ही है, इसलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये इसको करते करते मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई है कि मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूं। मैं ना b क्रॉस a निकालता हूं। मैं चाहता हूं क्या, b क्रॉस a निकालना। मैंने यहाँ पे a क्रॉस b लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, b क्रॉस a। तो रूल क्या कहता है, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k। तो b लिखा है पहले, तो b कौन है, ये वाला, तो ये पहले लिखेंगे हम लोग, 1 -1 7, और a बाद में 2 3 5, इसका 2, इसका 3, इसका 5। तो क्या होता है, i। कैसे करते हैं एक्सपेंड आप लोगों को पता है ना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये हम ले लेते हैं यहाँ पे, फिर माइनस लगाते हैं बीच वाले में, बीच वाले में माइनस लगाते हैं, फिर ब्रैकेट, और फिर तीसरे वाले में प्लस, मतलब बीच में सिर्फ माइनस। तो अगर मैंने ये लिया है तो इसका ऐसा और इसका ऐसा हम ढक देते हैं, सॉरी ये नहीं, इसका ऐसा और इसका ऐसा ढक देते हैं। तो क्या बचेगा, ये 4 पार्ट बचेगा ना, तो दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट होता है। फिर से देखिए, आई लिया मैंने, तो आई के सीधा और आई के परपेंडिकुलर ऐसे ढक देंगे, तो जो 4 बचेंगे उनको कंसिडर करेंगे, और ये वाला एरो में से ये वाला एरो घटेगा। तो -1 × 5 कितना होगा, -5 में से माइनस होगा ये वाला एरो, 3 7 21 हो गया। अब मैं जे ले रहा हूँ, जे, तो जे का ये वाला और जे का ये वाला ढक देंगे, तो कौन बचेगा, 1 7 2 5, तो दिस माइनस दिस होगा, तो 1 × 5 5, 2 × 7 14। ऐसे ही हम के लेंगे, तो के में ये वाला और ये वाला ढक देंगे, तो क्या बचेगा, 1 3 -1 2, 1 -1 2 3, ये बचेगा ना। तो दिस माइनस दिस, 3 -2 +2 हो जाएगा ना। तो 2 1 -2 और एक -2, माइनस तो पहले से ही होता है, तो कितना आएगा, -26i + 9j + 5k। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, 26, क्या होगा, मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, 26i - 9j - 5k। और ये क्या है, ये माइनस बाहर है, ये किसके बराबर है, 26i - 9j - 5k किसके बराबर है, a क्रॉस b के बराबर है। और हम क्या कर रहे हैं, b क्रॉस a। इसका मतलब क्या हुआ कि b क्रॉस a और a क्रॉस b आपस में एग्जैक्टली अपोजिट हैं, ये याद रखना। लेकिन अगर हम a डॉट b करेंगे उसका आंसर, और b डॉट a करेंगे उसका आंसर सेम टू सेम आएगा। तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यानी a डॉट b, 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20। तो 4 × 5 क्या है, इंटू क्या है, कम्यूटेटिव। उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपस में, कम्यूटेटिव होता है। तो एक और चीज़ हमको पता चल गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए है कि a डॉट b = b डॉट a,
यानी कि डॉट प्रोडक्ट, यहाँ लिख देंगे क्या कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये हो गया पहला। और दूसरा में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो गलती से भी कभी ए क्रॉस बी दिया हो तो इसकी जगह बी क्रॉस ए मत कर देना, वरना क्या होगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। अब जो है हमने क्या लिखा था, आपको अगर याद हो तो हमने क्या लिखा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू लिखा था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, अब क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो ए क्रॉस बी का मॉड, इन दोनों का इकट्ठा मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये होता है। तो अगर हमारे को कोई क्वेश्चन दिया हो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मॉड ए इज इक्वल टू 1 2, मॉड बी इज इक्वल टू 3, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोल दें, ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोल दें, तो हम ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये निकल जाएगा कुछ भी, है ना। मतलब इसमें कितने कंपोनेंट हैं, एक तो थीटा है, एक मॉड ए है, एक मॉड बी है, और एक ए क्रॉस बी है। 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट हैं। अगर 4 में से कोई भी 3 कंपोनेंट दिए हो तो चौथा निकल जाएगा ना, इसी को तो मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि ये वाला एक डॉट के केस में ये वाला, और एसोसिएटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है ये वाला। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलते हैं, वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो क्या होगा। तो ये मैंने सारा एक तरह से पूरे के पूरे वेक्टर का ओवरव्यू दे दिया। अब जो है, अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो मेरा वेक्टर का पार्ट 3 होगा, नेक्स्ट पार्ट जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको अगली बार, जो मैं वीडियो शूट करूंगा पार्ट 3 के लिए, दिस वाज पार्ट 2, दैट वाज पार्ट 1 जो पहले किया था। अब जो मैं शूट करूंगा वो पार्ट 3 होगा, और पार्ट 3 में हम लोग आपकी जो एनसीईआरटी है, जो टेक्स्ट बुक है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि मेन क्वेश्चंस है और कुछ अलग से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस मैं लूँगा, डिस्कस करूँगा, समझाऊँगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पार्ट 3 आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 3 में मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के, वेक्टर के क्वेश्चंस के सारे पॉइंट्स लूँगा, और उसमें एक दो चीज़ें और बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशो मैं बताऊँगा आपको, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या होते हैं मैं ये बताऊँगा, और किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाकर कोई वेक्टर कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, अगर इसके पॉइंट्स दिए हैं और इसके पॉइंट्स दिए हैं तो ए बी वेक्टर कैसे बनता है और क्यों बनता है। सबसे ज़रूरी ये है कि ए बी वेक्टर क्यों बनता है और कैसे बनता है, ये मैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में, अगले सेक्शन में डिस्कस करूँगा। तो अगले सेक्शन के लिए हम रखते हैं डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इतना कन्फ्यूज़ होते हैं डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन में, और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से उनकी पूरी की पूरी 3D बेकार हो जाती है। 3D में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं चीज़ों की है, तो इसलिए मुझे इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो मैं ये और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, इसको मैं अगले सेक्शन पार्ट 3 के लिए रखता हूँ, और पार्ट 3 करते ही हमारा पूरा का पूरा वेक्टर अच्छी तरह से कवर अप हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आई विल बी एबल टू आंसर यू, डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि हम आपके हर क्वेश्चन का, हर डाउट का आंसर दें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8339040690। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अगर इस पर ड्रॉप कर देंगे कोई भी क्वेश्चन, डेफिनेटली मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा और आपको आपकी समस्या का समाधान करूँगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू।